तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज अपना टॉपिक है हरित क्रांति, जिसकी शुरुआत 1960 में हुई। आज हम जानेंगे कि इसका सामान्य परिचय क्या होता है, इसके जनक किसे कहा जाता है, भारत में इसका जनक कौन है, विश्व में इसका जनक किसे कहा जाता है, हरित क्रांति के क्या क्या उद्देश्य हैं, कम अवधि के लिए क्या उद्देश्य है, दीर्घ अवधि के लिए क्या उद्देश्य है, रोजगार क्या है, ये सब जानेंगे। क्रांति के मूल तत्वों के बारे में जानेंगे कि कृषि का विस्तार कितना हुआ, क्या कैसे, है ना, ये सब जानेंगे। कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन सी फसल नहीं उगाई जाती, ये सब। क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या है, फसल में उत्पादन में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, आयात में कमी हुई कि नहीं हुई, ये सब जानेंगे। किसानों को क्या लाभ हुआ, क्या हानियां हुई। नकारात्मक प्रभाव में जानेंगे कि क्या हानि हुई। विविध क्या है, मतलब कौन सी योजनाएं इसके लिए चलाई गई, ये सब जानेंगे पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके परिचय से। इसका परिचय क्या है, कुल मिला के इसका परिचय क्या है। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है तो आपके पास सवाल आएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा एम एस स्वामीनाथन। क्या, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक। क्या हुआ, 1970 के आसपास नॉर्मन बोरलॉग ने उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित करने के लिए जो कार्य किए थे 1970 के आसपास, तो उससे उन्हें क्या हुआ, नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबल शांति पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ 1970 के दशक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये 2 पॉइंट हो गए। पहला जाना किसे कहा जाता है, दूसरा इन्हें क्या मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट अपने पास क्या है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया, एम एस स्वामीनाथन द्वारा किया गया, इसलिए इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो स्पीड लगे तो स्लो कर लीजिएगा, स्लो लगे तो स्पीड कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य विकासशील देशों में नए उपज वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। मतलब 20वीं शताब्दी के मध्य 1950 के भी 50 से के बाद 1960 के आसपास जब नॉर्मन बोरलॉग ने विशेषकर गेहूं और चावल में उत्पादन में भारी वृद्धि के लिए जो नियम या नीति तैयार की, उसके कारण से भारी क्या हुआ, वृद्धि हुई खाद्यान्न में। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। अब इसका अगला टॉपिक क्या है कि हरित क्रांति के उद्देश्य क्या है। हरित क्रांति के उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य क्या है, लघु अवधि के लिए, मतलब कम दिन के लिए। पंचवर्षीय योजना, मतलब 5 साल के लिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब कही जाएगी, पहली पंचवर्षीय योजना कब से, 1951 से लेकर 1955। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1955 से लेकर आगे जितना भी होगा। ठीक है, चलिए तो दूसरी पंचवर्षीय योजना इसी के अंतर्गत आएगा 1960। ठीक है, 1960 दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आएगा। के दौरान भारत में भूखमरी की समस्या को दूर करने हेतु हरित क्रांति की शुरुआत की गई। क्या हुआ था, भारत में भूखमरी की समस्या आ गई थी। ठीक है, इसको दूर करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई। दूसरी, दीर्घ अवधि के लिए इसका क्या उद्देश्य था। दीर्घ अवधि के लिए मतलब ज्यादा समय के लिए इसका क्या उद्देश्य था। उद्देश्यों में क्या था, ग्रामीणों का विकास हो, औद्योगिक विकास का आधार समग्र आधुनिकीकरण बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए, बुनियादी ढांचा विकास हो जाए, कच्चे माल की आपूर्ति हो जाए। ये सब मतलब आज भी हरित क्रांति के कारण ही कच्चे माल की आपूर्ति हो रही है। कच्चे माल की आपूर्ति क्या है भाई, अगर हमको बिस्कुट बनाना है तो गेहूं, मतलब गेहूं या आटा की आवश्यकता तो होगी, तब जाकर हमें बिस्किट मिलेगी। ठीक है, तीसरा, इससे रोजगार भी उत्पन्न होगा, इससे रोजगार उत्पन्न होगा। कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में कृषि कृ, मतलब श्रमिकों में रोजगार उत्पन्न होगा। सबसे पहले तो कृषि किया जाएगा, गेहूं और चावल करने में, मतलब
क्या करने में, उपजाने में कुछ श्रमिक लगेंगे, फिर उसके बाद उसको बिस्कुट बनाने में कुछ श्रमिक लगेंगे। ये उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, ऐसे कई सामान हो सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन कृषि और उद्योगों दोनों क्षेत्र में श्रमिकों के रोजगार को प्रदान करना वैज्ञानिक अध्ययन भी था। फिर कृषि का वैश्वीकरण, भाई हम ज़्यादा उपज करेंगे तो हम निर्यात भी ज़्यादा करेंगे, मतलब अपने देश से दूसरे देश को भेजेंगे, तो वैश्वीकरण तो होगा ही। वैश्वीकरण मतलब पूरे विश्व में अपना आना और जाना, सामानों का आना या जाना वैश्वीकरण ही कहलाता है। ठीक है, सामान्य शब्दों में अगर आप समझ सकते हैं तो। चलिए, इसके मूल तत्वों के बारे में अपन जानते हैं। हरित क्रांति के मूल तत्व कौन से हैं भाई? कृषि का विस्तार हुआ। हम जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। जब से हम आज़ाद हुए थे तब से हमारी जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा ही थी ही। तो हम क्या कर रहे थे, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल का विस्तार तो अपन कर रहे थे, फिर भी हमें खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करना था। जितना हमारे पास जमीन था उतना हम उगा रहे थे, लेकिन जितने आदमी थे तो हम उनकी आपूर्ति नहीं कर रहे थे, मतलब उनका पेट नहीं भर पा रहा था। ठीक है, तो मांग को पूरा करना था, पर्याप्त नहीं था। दोहरी फसल प्रणाली क्या है, इसके हरित क्रांति के मूल तत्वों में ही आया दोहरी फसल प्रणाली। भाई साल भर में अपन 2 फसल को उपजाते हैं। हरित क्रांति की एक प्राथमिक विशेषता थी कि साल भर में 2 वर्ष, मतलब एक साल में वर्ष में 2 बार फसल उपजाया जाए। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, अनुवांशिकीकरण बीजों में होना चाहिए। जैसे पहले हम एक पौधा लगाते हैं, पहले एक पौधा लगाते थे तो हमें उसमें 20 दाने मिलते थे। आज के समय पे अगर हम एक पौधा लगा रहे हैं तो उसमें 40 दाने मिल रहे हैं। तो बीजों का अनुवांशिकीकरण हुआ है, बीजों का अनुवांशिकीकरण हो गया। ठीक है, बीजों का अनुवांशिकीकरण के लिए प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने उच्च उपज वाली बीज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, इन बीजों की नई किस्मों का विकास किया था। कौन? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, इसका सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ है और इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ है। सकारात्मक के बारे में पहले बात करते हैं। फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। मैंने बताया कि पहले एक पेड़ पर 20 दाने मिलते थे, अब जाकर एक पेड़ पर 40 दाने मिलते। गेहूं और चावल की उपज में किस्मों में काफी वृद्धि हुई है। खाद्यान्न आयात में कमी, पहले हमारे पास कम उपज होती थी तो हम दूसरे देशों से लेकर आते थे, लेकिन अब हमारे पास ज़्यादा उपज हो रही है तो हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं। कम नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब आयात में कमी हो गई और निर्यात में वृद्धि हो गई। यह सकारात्मक प्रभाव में भी लिख सकते हैं क्या, कि आयात में वृद्धि हो गई। ठीक है, निर्यात की स्थिति में था। ठीक है, किसानों को क्या लाभ हुआ? उनकी आय बढ़ गई। प्राथमिक उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष, मतलब जो साल भर में जो खाने के लिए अपन उगाते हैं तो उससे बच जाना अधिशेष कहलाता है। मतलब अगर हम 4 बोरी गेहूं उगा रहे हैं और हमें 3 बोरी गेहूं की ही आवश्यकता है खाने के लिए, तो 1 बोरी गेहूं जो बच जा रहा है उसे अधिशेष कहा जाएगा, उसे पुनः निवेश किया गया। ठीक है, और जो बीज हैं उसकी उर्वरकता और मशीनों आदि में बड़ी मात्रा में निवेश से कुछ लाभ प्राप्त हुए। इसने पूंजीवादी कृषि को भी बढ़ावा दिया। पूंजीवादी कृषि क्या होता है, आप अगर चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। औद्योगिक विकास क्या हुआ? मैंने आपको कई बार बता चुका है कि मशीनीकरण हो गया, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर,
कंबाइन, डीजल इंजन, ये सब मशीनों का विकास हो गया है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवारों आदि के मांग में भी वृद्धि हुई। भाई जब हम ज़्यादा उगाना चाहेंगे तो हमें कीट भी तो मिलेंगे, खरपतवार भी तो मिलेंगे। मतलब खरपतवार मतलब जो चारा हो जाता है कहाँ, खेत के अंदर, मतलब धान के अंदर, तो उसको नष्ट करने के लिए खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है। इन्हें औद्योगिक विकास भी हुआ है। ठीक है, इस तरह का। चलिए आगे क्या है, ग्रामीणों को रोजगार मिल गया। मैंने कई बार बताया, बहुफसली उर्वरकों के उपयोग के कारण श्रम बल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, श्रम बल मतलब जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनमें उल्लेखनीय वृद्धि हो गई। हरित क्रांति से न केवल कृषि श्रमिकों हेतु बल्कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी कारखानों, पनबिजली स्टेशनों से संबंधित सुविधाओं का निर्माण होने से रोजगार में अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं। मतलब रोजगार की बात चल रही है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, चलिए नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ। ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव तो नहीं हुआ है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव हुआ है। क्या, गैर खाद्यान्न अनाज शामिल नहीं थे। खाने वाले अनाज तो शामिल थे, जैसे कि कुछ प्रमुख प्रमुख चीज शामिल थी और कुछ नहीं थी, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सभी में तो प्रमुख ध्यान दिया गया। लेकिन कपास, जूट, चाय, गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलों में इन्हें अछूती रह गई। मतलब इनमें प्रमुख रूप से इनका उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, मतलब क्या है, सभी खाद्यान्न अनाज शामिल नहीं थे, पहला पॉइंट। दूसरा, HYVP जिसे हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम कहा जाता है, इसे इसकी सीमित कवरेज थी। मतलब सीमित कवरेज, फिर से वही चीजें कि गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि तक ही सीमित था। इस दायरे को छोड़कर उन्होंने आगे नहीं गया, नई रणनीति दायरे से बाहर रखा गया। ठीक है, अगला क्या है, नकारात्मक प्रभाव के बारे में हो गया। 2005 में कृषि उन्नति योजना चालू की गई, यह भी आप लिख सकते हो। वर्ष 2005 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति कृषि योजना की शुरुआत की गई। और कई योजनाएं हैं जो कि इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।